प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट 30 प्रश्नों की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को कर लीजिए हॉरिजॉन्टल और क्वेश्चनों को बना के देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी है प्रौढ़ावस्था। तो निश्चित रूप से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा शैशवावस्था, क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव जो रहता है वो शैशवावस्था में रहता है, क्योंकि शिशु में सामाजिक यानी दुनियादारी का कोई पता नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस, स्पीयरमैन, बिने या फिर टर्मन ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रोस ने। मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मानव विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है यहाँ पर? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या डी है निरंतरता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती। मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती जो है वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 4, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। ए बाल मनोविज्ञान का, बी बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, सी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, या फिर ये सभी। देखिएगा, विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकर किस चीज़ का होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें सही है। बाल मनोविज्ञान का भी पता होना चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का भी होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी होना चाहिए, और इसके सभी आंसर सही है। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा, इसका सही आंसर होगा डी। चलिए जी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, या वुडवर्थ का है, या गेने का, फिर हल का? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया करना अधिगम प्रक्रिया है। ये है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का। ये सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता या फिर ये सभी। तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता ये सभी क्या है? इसके घटक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है, वातावरण भी है, प्रेरणा भी है और मैच्योरिटी भी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सभी आंसर सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 7, निम्न में से प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का जो निर्धारण करने वाला तत्व है वो कौन सा नहीं है? सामाजिक संरचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या आ रहा है। आप देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा सामाजिक संचरण। ए इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 8, अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षणिक उद्देश्य के मापन हेतु प्रयासरत है? ए ज्ञान, बी अवबोध, सी प्रयोग या डी विश्लेषण। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान। अध्यापक छात्र से एक पृष्ठ में कहानी लिखने के लिए कहकर किस शैक्षणिक उद्देश्य के मापन हेतु प्रयासरत है? ज्ञान। यानी बच्चों को कहानी के बारे में बोल दिया और बच्चे कहानी के बारे में लिखेंगे, मतलब बच्चों को ज्ञान है, तभी उस चीज़ को क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ज्ञान।
आगे है प्रश्न नंबर 9। एक पूर्व विद्यालय का बालक कहता है, सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन की, केंद्रीयता की, पारंपरिकता की या वस्तु स्थायित्व की? कि सूर्य आज उदास है, बच्चा कह रहा है सूर्य आज उदास है, तो किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? वो कर रहा है किसकी? सजीव चिंतन की। क्योंकि कोई बच्चा कहता है उसका दोस्त उदास है, तो मतलब वो क्या है? सजीव चिंतन के लिए करे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन। यदि कहता कि सूर्य मेरे साथ साथ चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? केंद्रीयता हो जाता है। इसका बच्चे का क्या हो गया? केंद्र उस पर फोकस हो गया कि ये मेरे साथ साथ चल रहा है। तो सूर्य उदास है, इसके लिए क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 10। कौन सा सूत्र नहीं है? ए परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम, यहाँ विकास है ये विकास, और डी है विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या मिल रहा है ए बी सी डी में से। तो इसका सही आंसर होगा बी, परिपक्वता गुणा में अधिगम और इसके बराबर क्या आएगा? विकास। आगे है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? बालकों को अनुशासन सिखाने के लिए सबसे बढ़िया जो विधि है वो कौन सी है? ए प्रभुत्वात्मक, बी प्रजातांत्रिक प्रविधि, सी अनुमतिपूर्ण प्रविधि या फिर है निष्क्रिय प्रविधि। तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ रहा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक प्रविधि। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 12। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ए प्रेक्षणात्मक अधिगम, बी प्राचीन अनुबंधन, सी क्रियात्मक अनुबंधन या फिर डी है अव्यक्त अधिगम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? तो आपने निश्चित रूप से आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर होगा अव्यक्त अधिगम। सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत से रिलेटेड कौन सा है? अव्यक्त अधिगम। आगे है प्रश्न नंबर 13। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मेस्लो, हर्जबर्ग या स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए विक्टर ब्रूम इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 14। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेज या कोल्सनी। तो निश्चित रूप से आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका क्या होगा? इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा सिम्पसन। हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? ये कहा था सिम्पसन ने। आगे है प्रश्न नंबर 15। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ए अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। यहाँ आएगा जब। डी है अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो आप रीड कर लीजिए इसके चारों ऑप्शन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा नहीं होती, ये इसका सही है। बाकी क्या है? सत्य कथन है सारे। बाकी क्या है? ए बी सी कथन सत्य है, जबकि डी क्या है? असत्य है। आगे है प्रश्न नंबर 16। बच्चों में सीखने संबंधी अक्षमता होती है। डिस्ग्राफिया, हाइपरलॉक्सिया, डिस्क्लेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में सीखने संबंधी जो अक्षमता होती है वो होती है डिसकैल्कुलेलिया। इसका सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है?
यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए अभिसारी चिंतन, बी सृजनात्मक चिंतन, सी सबली चिंतन या डी आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सबली चिंतन। यथार्थवादी चिंतन का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? सबली चिंतन नहीं है। बाकी यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण है। ये है अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन भी है और आलोचनात्मक चिंतन भी है। किसके? यथार्थवादी चिंतन के ये उदाहरण है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 18। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारवेश या व्याख्यान विधि, सी दृश्य सामग्री विधि या फिर इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचारावेश। इसका सही है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश की सहायता लेनी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन से नहीं आते? विशिष्ट श्रेणी के बालकों में कौन से बालक नहीं आते? पिछड़े बालक या विकलांग बालक या फिर लंबे बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। तो निश्चित रूप में आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा लंबे बालक, जब वो विशिष्ट श्रेणी के बालकों में नहीं आते। विशिष्ट श्रेणी के बालकों में पिछड़े बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, जबकि मंदबुद्धि वाले बालक भी होते हैं, जबकि ये लंबे जो बालक है वो इसमें नहीं आते। आगे है प्रश्न नंबर 20। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षणिक कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं आता? शैक्षिक कारणों में निम्न में से कौन सा नहीं आता? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड, मूल्यांकन में पक्षपात, खराब संगत या विद्यालय से भाग जाना। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारणों में से कौन सा जो कारण है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता? तो इसका जो होगा आंसर होगा खराब संगत जो है वो बाल अपराध के लिए जिम्मेदार शैक्षिक कारण नहीं है। इसने पूछा था नहीं आता, तो इसलिए खराब संगत जो है वो नहीं आएगा, जबकि बाकी जो है वो बाल अपराध की श्रेणी के लिए शैक्षिक कारण माने जाएंगे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 21। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है नैतिकता से, इदम से, अहम से या परम अहम से। तो मनोविश्लेषणवाद में हमने पढ़ा था इड, ईगो और सुपर ईगो। इड को कहेंगे इदम, ईगो को कहेंगे अहम और परम अहम को कहेंगे सुपर ईगो। तो मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त और असामाजिक जो इच्छाओं का संबंध है वो देखिएगा इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इदम, यानी इड से रिलेटेड होगा। आगे देखिएगा प्रश्न 22। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर या भय और चिंता से मुक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भय और चिंता से मुक्त। स्थितियों में कौन सी स्थितियों में समायोजन को बढ़ावा देती है? भय और चिंता जो वो समायोजन को बढ़ावा देती है। आगे देखिएगा 23 नंबर प्रश्न। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किया था? बहुबुद्धि, एक होता है बहुकारक सिद्धांत और एक है बहुबुद्धि सिद्धांत। इन दोनों में ध्यान रखिएगा। देखिएगा इसका आंसर क्या है। अल्फ्रेड बिने है या फिर हॉवर्ड गार्डनर है, फ्रांसिस गाल्टन ने या फिर बीएस ब्लूम ने। तो प्रतिपादन किसने किया था? बहुबुद्धि। तो आपको मैंने याद करवाया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि यानी जो मिस्त्री होते हैं, मकान बनाते हैं, तो वो बहुत सारी गार्डरें मकान में बनाने के लिए काम में लेते हैं। बहुबुद्धि से बहुत सारी गार्डनर। तो इसको याद रख लेंगे। बहुबुद्धि यानी किसने दिया था? गार्डनर ने। जबकि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक से याद रख लेंगे, बहु जो होती है नव दुल्हन, वो थान पर मत्था टेकने जाती है, थान यानी मंदिर पर, तो थार्नडाइक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या हो जाएगा? गार्डनर इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 24। सामान्य बालक की बुद्धि स्तर क्या होता है? सामान्य बालक का जो IQ होता है वो हम जानते हैं कितना होता है। आप देखिएगा 70 से 80 या 81 से 90, 91 से 110 या फिर 110 से 120।
तो निश्चित रूप से आपने सही इसका आंसर दिया होगा। 91 से 110 इसका सी सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 25। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए जो मूल्यांकन का जो तरीका है वो कैसा होना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन है निम्न लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर या प्रेक्षण के आधार पर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रेक्षण के आधार पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये कहा था NCF 2005 में। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 26। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए गुणात्मक, बी निदानात्मक, सी परिणात्मक या इसमें से सभी, यानी इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो निश्चित रूप से आपने आंसर दिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा गुणात्मक भी है, निदानात्मक भी है, परिणात्मक भी है। इसका मतलब ये इनमें से सभी है, इनमें ये सभी इसका आंसर होगा। तो इसका डी इसका सही है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 27। क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो किस पर बल देता है। देखिएगा ऑप्शन तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, सामान्य अनुप्रयोग पर, सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा तात्कालिक अनुप्रयोग पर। क्रियात्मक अनुसंधान जो है बल देता है तात्कालिक अनुप्रयोग पर ज़्यादा बल देता है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 28। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। ए नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसलिए इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा बी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर कौन सा होता है। प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से 5। कक्षा 1 से 5 पर प्राथमिक स्तर जो होता है उसके शैक्षणिक घंटे जो निर्धारित है वो कितने हैं। तो वो निर्धारित आप बताइए 800 होंगे या 1000 होंगे या 1100 होंगे या 700 होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 800। तो यहाँ हमारे पास दो आंकड़े होते हैं, एक तो होता है 800 घंटे और एक होता है 1000 घंटे। तो अब देखिए 1 से 5 प्राथमिक स्तर है तो इसमें से छोटा कौन है, यानी 1 से 5 यानी 800 घंटे हो जाएंगे और उच्च प्राथमिक यानी 6 से 8 तक है उसके लिए कितने हो जाएंगे 1000 घंटे निर्धारित किए गए हैं। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 30। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजस्थान में कब लागू हुआ। यानी राजस्थान में कब लागू हुआ। 29 मार्च 2010, 1 मार्च 2011, 29 मार्च 2011 या 1 अप्रैल 2010। तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो निश्चित रूप से आपने आंसर सही दिया होगा। तो राजस्थान में जो है RTE एक्ट जो है लागू हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 2011 को, 29 मार्च 2011 को। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ और राजस्थान में कब लागू हुआ 29 मार्च 2011 को। तो दोस्तों ये थे आज के सुपर 30 क्वेश्चन और निश्चित रूप से आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।